हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोग की। तो बच्चों कुछ इस तरह का प्लान है कि कोर्स को जल्दी से जल्दी एंड करना है, क्योंकि अब अपन इस कोर की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिले प्रॉपर रिवीजन के लिए। ठीक है ना। तो आज अपन वही 3D स्टार्ट करें। वेक्टर तो सर पढ़ा ही रहे, तो 3D और कॉम्प्लेक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले तो वही आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा आपका 2D में वर्क करता था या फिर आपने वेक्टर्स में पढ़ रखा होगा। जैसे ये एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। नेक्स्ट पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, है ना। आपको डिस्टेंस से भी निकालनी है तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर होगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के। अब अगर यार हम लोग यहाँ से वेक्टर AB डिफाइन कर ले, वेक्टर AB क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 टाइम्स i कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j कैप z2 माइनस z1 टाइम्स k कैप। ये वेक्टर AB आ गया। एंड वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर AB। जो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड है वही क्या हो जाएगी, पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। यही आ जाएगी दो पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस। 2D ज्योमेट्री जब पढ़ते थे तो फॉर्मूला सिर्फ हम लोग दो बैरल x और y में पढ़ते थे। 3D में बस एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया और इससे फैमिलियर भी हैं आप लोग, है ना। अब डिस्टेंस फार्मूले के बाद एक दूसरा और फॉर्मूला देख लेते हैं, सेक्शन फार्मूला। ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसा आपका 2D में करता था। सेक्शन फार्मूला डायग्राम ये रखते हैं, ए और बी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और इस लाइन सेगमेंट पर मैंने कोई पॉइंट P लिया है और जो इसको इंटरनली 1:λ में डिवाइड कर रहा है ना। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P वही सेक्शन फार्मूला लैम्डा x1 प्लस x2 लैम्डा x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा लैम्डा y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा और z कोऑर्डिनेट आएगा लैम्डा x3 सॉरी लैम्डा y1 प्लस y2 लैम्डा z1 प्लस z2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। आ रही बात समझ में। इसमें वही कंसेप्ट रहेगा, लैम्डा अगर पॉजिटिव आता है इनके हिसाब से अगर पूछा जाए पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है तो रेशियो हम लोग हमेशा की तरह 1:λ सपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे। लैम्डा पॉजिटिव आता है तो डिवीजन इंटरनल होता है और लैम्डा नेगेटिव आएगा तो डिवीजन आपका एक्सटर्नल बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो टर्म तो एज इट इज बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहे हैं जैसा आपने 2D ज्योमेट्री में करते थे। अब हम यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस and direction angles of a vector। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस या फिर डायरेक्शन एंगल हम किस तरह से डिफाइन करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। सॉरी, तो डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या है।
एक वेक्टर में डिफाइन कर लिया, लेट ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k बी एनी वेक्टर। ये कोई स्पेस का वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, है ना। अब मुझे कोई इसके डायरेक्शन एंगल्स निकालने, तो डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन होती है कि इस जैसे ये कोई स्पेस का वेक्टर ले लिया मैंने, है ना। अब इसके पैरेलल एक लाइन मैंने रूम के कॉर्नर से, वो रेफरेंस जो पॉइंट होता है जहाँ से तीनों एक्सेस पास हो रही है, वहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन OP जो है, P इसका फाइनल पॉइंट है, O इसका इनिशियल पॉइंट था, तो OP जो वेक्टर आ रहा है, ये OP वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। मैंने लेट किया कि OP वेक्टर जो है x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है ना। तो cos अल्फा, अल्फा बीटा गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इन्हीं डायरेक्शन एंगल का अगर cos ले लिया जाए, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो वही टर्म लिखा देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एनी वेक्टर, then the angles which this vector makes with the positive direction of x, y, z axis are known as डायरेक्शन एंगल्स। मतलब ये जो वेक्टर है एक्स वाई जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाते हैं, उन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, एंड their cosines, that is cos alpha, cos beta, cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस, DCs लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, DCs मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। और ये डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे 2D में हम लोग स्लोप की बात करते हैं। 2D में लाइन जो गिवन होती है उसका एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेते हैं, तो उस एंगल के tan को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। लेकिन 2D में तो हम लोग एक एंगल से हम लोग लाइन के पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यूनिकली बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग केवल एक एक्सिस एंगल को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर लाइन या वेक्टर गिवन है तो उसका हम तीनों एक्सिस एंगल ऑब्जर्व करते हैं। एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, वाई से कितना, जेड से कितना। अगर एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, DCs बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, है ना। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, है ना। और ये OP लाइन है। OP लाइन आप ऐसे समझिएगा, रूम के कॉर्नर में जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये रूम के अंदर लाइन है। तो लाइन डेफिनेटली एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। दिस एंगल इज बीटा अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, ठीक है ना। सपोज कर लिया, अच्छा P, अगर ये P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये बन जाएगा a1 a2 a3, ठीक है ना। अगर मैं बाई एक्सिस और परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दूं, यूजिंग ट्राइंगल OPM, कॉस बीटा देखिए, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पर, P का कोऑर्डिनेट अगर a1 a2 a3 है, तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसके फुट के ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, a2। तो कॉस बीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a2 अपॉन OP। OP मीन्स मॉड A, ठीक है बच्चों। ऐसे ही पॉइंट P को अगर हम x एक्सिस से प्रोजेक्ट कर दें, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा सा 3D से फील करना है यार इसको, है ना। ये सब आई थिंक पढ़ाई होगा वेक्टर में आप लोगों ने। P को अगर हम x एक्सिस से प्रोजेक्ट कर दे, तो वो जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस a1 होगी,
और वो एंगल कितना बनेगा, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो वो एंगल बनेगा अल्फा। सिमिलरली जब cos अल्फा की बात करें तो a2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, a1, और cos गामा, अगर पॉइंट को z एक्सिस पर, कोई पॉइंट ये रहा, पॉइंट को सीधा z एक्सिस पर प्रोजेक्ट कर दीजिए तो OP का z एक्सिस से एंगल कितना है, गामा, तो cos गामा यहाँ से आपके पास आ जाएगा a3/mod a, ठीक है ना। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अच्छा, ये जो डीसीज होते हैं इनको जनरली हम लोग LMN से डिनोट करते हैं। cos अल्फा को डिनोट करते हैं L से, cos बीटा को M से, cos गामा को N से। तो cos अल्फा इज L, cos बीटा इज M एंड cos गामा इज N, ठीक है ना। अब यहाँ से एक रिलेशन आप जनरेट कर सकते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अगर ये टर्म निकाला जाए तो नीचे देखिए सभी के डिनोमिनेटर में mod a आ रहा है, तो mod a स्क्वायर तो एलसीएम हो गया, न्यूमरेटर में क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन mod a स्क्वायर। mod a स्क्वायर वही है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। a1 आ गया, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। It means that the sum of squares of direction cosines of a line is always unity। यानी किसी भी लाइन के जो DCs होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इनके स्क्वायर का सम 1 यूनिट होता है ना। तो ये रिजल्ट आप मान के चलिए हर तीसरी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम में यूज होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यार एक पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर OP सेंस में एक लाइन के DCs LMN है तो PO सेंस जो वेक्टर है, वेक्टर में सेंस मैटर करता है, लाइन में कोई सेंस नहीं होता, लाइन हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन और वेक्टर हैज अ फिक्स्ड सेंस एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर की बात करेंगे तो OP सेंस में अगर DCs LMN है तो PO सेंस में DCs होते हैं -L, -M, -N। इसको समझते हैं। If LMN is the DCs of a line in OP sense, then same length PO sense be -L, -M, -N। अब यार ये एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अगर इस सेंस में DCs LMN है तो इस सेंस में क्या होते हैं, -L, -M, -N। ऐसा इसलिए होता है कि OP सेंस में, अगर OP सेंस में लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाती है, अगर OP सेंस में एंगल अल्फा है डायरेक्शन एंगल, तो PO सेंस में डायरेक्शन एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। उसे आप ऐसे समझिए, कैसे समझाऊं मैं, जैसे ये एंगल अगर अल्फा है, कैसे समझाऊं यार, बाई एक्सिस से समझा देता हूं। अगर ये एंगल बीटा है ना, तो ये पड़ा होगा यार, तो ये वाला एंगल PO सेंस, तो PO सेंस में डायरेक्शन इधर आ जाएगी, तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस बीटा। तो बस इतना माइंड में रखना, PO सेंस में डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएंगे, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो इनका जब कॉस लेंगे तो cos पाई माइनस अल्फा इज माइनस cos अल्फा, तो ऑब्वियसली PO सेंस में DCs क्या आएंगे, -L, -M और -N, ठीक है ना।
अच्छा, एक पॉइंट आपने ये भी नोटिस किया होगा, जैसे L की वैल्यू क्या थी, A1 अपॉन मॉड ए, L की वैल्यू थी A1 अपॉन मॉड ए, M की वैल्यू थी A2 अपॉन मॉड ए, L की वैल्यू थी A3 अपॉन मॉड ए। तो जो वेक्टर मैंने A लिखा था, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सिंस वेक्टर A की मतलब कुछ इस तरह का मैंने डिजाइन किया था, अगर इसी वेक्टर में मैं मॉड ए से डिवाइड दे दूं, यानी ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लूं, मॉड ए से डिवाइड दे दिया, तो इस तरह का आ जाएगा A1 अपॉन मॉड ए टाइम्स आई, A2 अपॉन मॉड ए टाइम्स जे। अब ये देखिए, ये क्या बन जाएगा, L, A1 अपॉन मॉड ए, ये M का रोल प्ले कर रहा है और ये N का रोल प्ले कर रहा है। तो ये बन जाएगा A कैप इक्वल्स टू Li प्लस Mj प्लस Nk। तो नोटिस हमने ये किया कि किसी भी यूनिट वेक्टर में, A क्या यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर में जो ijk के कोफिशिएंट होते हैं तो वो उस वेक्टर के डीसीज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। रिपीट करता हूँ, किसी भी यूनिट वेक्टर में जो ijk के कोफिशिएंट है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यानी अगर मैं कोई भी वेक्टर आपको दूं और कहूँ उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, और यूनिट वेक्टर में जो ijk के कोफिशिएंट है वही उस वेक्टर के क्या बन जाएंगे, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, मूव करते हैं आगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड the DCs of a line which is traveling along the vector 2i minus 2j माइनस के। एक वेक्टर दे दिया और आपसे ये बोला है कि इसके डीसीज बताइए, है ना। तो बस आपको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देना। इसके मॉड की बात करूं, इसका मॉड कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 आ गया, है ना। तो डीसीज क्या आ जाएंगे, डीसीज आर 2/3, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दीजिए, मॉड से डिवाइड देके यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लीजिए, और यूनिट वेक्टर में जो ijk के कोफिशिएंट है वही क्या बन जाएंगे, डीसीज, 2/3 माइनस 2/3 एंड माइनस 1/3, है ना। इन ओपी सेंस जनरली सिंगल करेक्ट में ही पूछा जाता है, इन केस मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2/3 1/3 इन पीओ सेंस, ये प्रेफर्ड है, इसको प्रेफर करते हो ओपी सेंस को, अनलेस अनटिल कुछ बोला ना गया हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट।
एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स with cos alpha equals to half and cos beta equals to half। आपको बताना है ऐसे कितने यूनिट वेक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो रिलेट कीजिए, cos अल्फा मतलब वही L की वैल्यू दे रखी है और M की वैल्यू दे रखी है, तो स्पेस में जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डिसीज का सम ऑफ स्क्वायर 1 होना चाहिए, सिंस है ना L का मीन्स व्हाट, L मीन्स cos अल्फा इज हाफ, तो ये 1/4 बन जाएगा। M स्क्वायर मीन्स cos, M इज व्हाट, cos बीटा, तो ये भी 1/4 आ गया। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ, यानी n की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√2। n की दो चॉइसेस हैं, तो यूनिट वेक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, हाफ i हाफ j प्लस माइनस 1/√2 के। तो ये देयर आर टू यूनिट वेक्टर बिकॉज देयर आर टू चॉइसेस फॉर n। यूनिट वेक्टर वही li प्लस mj प्लस n के एलिमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देयर आर टू यूनिट वेक्टर्स, है ना। नेक्स्ट, अब एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन है, इधर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। देयर एग्जिस्ट a vector with direction angles alpha 30 degree and beta 30 degree। आपसे पूछ रहे हैं ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, ट्रू या फॉल्स में पूछ रहे हैं, है ना। तो अल्फा अगर 30 है, cos अल्फा कितना है, cos 30 मीन्स sin 60 √3/2, cos बीटा यानी cos 30 मीन्स sin 60 1/2, और cos अल्फा मीन्स L, cos बीटा मीन्स M। तो क्या स्पेस में ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए L और M की ये वैल्यू पॉसिबल हो? तो हम कैसे चेक करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो पढ़ा था, डीसी का सम ऑफ स्क्वायर यूनिटी होता है, उससे चेक कर लेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है तब तो ओके, अदरवाइज नॉट। तो सिंस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज यूनिटी, √3/2 का स्क्वायर बनेगा 3/4 प्लस m स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 1। एंगल्स कुछ गलत तो नहीं लिया मैंने, जस्ट मिनट, हाँ एंगल दोनों सही है यार, दोनों ही एंगल 30-30 हैं, ठीक है। अल्फा 30 बीटा 30 cos 30 यानी sin 60 मीन्स √3/2 3/4 और cos बीटा यानी cos 30 यानी sin 60। यार कुछ तो गड़बड़ है,
एक मिनट, अल्फा कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस 30 होता साइन 60, या एम आएगा कॉस बीटा कॉस 30 रूट 3/2, और एम आ गया है कॉस 30, दोनों ही कॉस 30। क्या कर रहा हूँ यार मैं, अब सही है क्या, या उस केस में तो एग्जिस्ट कर जाएगा, एक साइड 30 था एक 60 था, चलिए जो लिख दिया सो लिख दिया, अल्फा 30 बीटा 30, तो ये भी सीन क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है ना बच्चों। तो 3/4 प्लस 3/4 बिकम्स 6/4, 6/4 मीन्स 3/2, तो n स्क्वायर निगेटिव आ गया, n स्क्वायर निगेटिव आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ से इनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट, ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना, ओके। आफ्टर दैट एक न्यू टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइन हमने पढ़ लिया, अब डायरेक्शन कोसाइन के हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज and its relationship with direction ratios and its relationship with direction cosines। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और उसके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो क्या मतलब रिलेशन क्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो की सिर्फ ये डेफिनेशन है कि ऐसे तीन नंबर जिनका डीसीज के साथ रेशियो सेम हो, जैसे LMN डीसीज हैं और ABC कोई तीन जनरल नंबर है ना, लेकिन अगर ABC का LMN के साथ रेशियो सेम आता है तो हम ABC को क्या बोलते हैं DRs, डायरेक्शन रेशियोज। तो उसी को लिख लेते हैं, if ABC are three numbers which are proportional to direction cosines are called direction ratios। are called direction ratios, ठीक है ना। तो ABC हमने तीन नंबर ऐसे लिए हैं जिनका डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो सेम है, तो ABC को हम लोग क्या बोलेंगे DR। ठीक है ना, यानी ABC ऐसे तीन नंबर्स हैं जिनका L, M और N के साथ रेशियो सेम आ जाए। अब रेशियो से इसलिए अब आप ये भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, जब DCs डिफाइंड हो चुके थे तो फिर DR डिफाइन करने की क्या जरूरत थी, तो वो यार इसलिए थोड़ा सा डिफाइन कर लिया कि जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा कन्वीनियंस रहे। जैसे LMN की बात करें तो यूनिट वेक्टर जब डिफाइन करते हैं तो मॉड से डिवाइड देते हैं, अब जब मॉड से डिवाइड देते हैं तो √3 आएगा, √7 आएगा, √13 आएगा, तो थोड़ा ऑकवर्ड सी पिक्चर दिखती है। तो इसी को रिमूव करने की एक प्यारी सी सिचुएशन लाने के लिए, सीन देखने में प्यारा सा लगे, इसलिए टर्म डिफाइन कर दिया गया डायरेक्शन रेशियो। और वही डेफिनेशन दी गई, ऐसे तीन नंबर जिनका L, M और N के साथ रेशियो सेम आ जाए, है ना। तो अगर L/A = M/B = N/C, ABC ऐसे तीन नंबर जिससे रेशियो सेम बन रहा, तो ABC को क्या बोलेंगे DRs, डायरेक्शन रेशियोज, है ना। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं DRs, और DCs
की बात कर ही चुके हैं। अब यार इनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि डीसीज और डीआरस में रिलेशन क्या होता है। तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि अगर रेशियोज इक्वल है तो इनकी कुछ कॉमन वैल्यू होगी, इसको मैंने लैम्डा लेट कर लिया है ना। तो यहाँ से एल निकाल लिया, ए लैम्डा एम बी लैम्डा है ना, या सी लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो एक रिलेशन यूज कर लेते हैं, डीसीज का सम ऑफ स्क्वायर 1 होता है, तो लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे लैम्डा आ गया अपने पास। और लैम्डा आ गया तो इस लैम्डा को उठा के हर स्पॉट पे पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो L की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन और एन आएगा प्लस माइनस सी अपॉन। अच्छा, कुछ भाई लोग ये समझते हैं यार ये सब प्लस माइनस है, प्लस माइनस तीनों स्पॉट पे, तो 2 to the 4 to the 8, तो क्या किसी लाइन के 8 पॉसिबल सेट हो सकते हैं डीसीज के? मैं बोलूँगा नहीं यार। यहाँ पर लैम्डा का साइन प्लस माइनस आ रहा है, तो प्लस लेंगे फिर माइनस, प्लस लेंगे तो तीनों में प्लस आएगा और माइनस लेंगे तो तीनों में माइनस आएगा। तो एक साइन यहाँ पर होल्ड करेगा, या तो सभी में सेम साइन लेना है, तो तीनों में प्लस लेना है फिर तीनों में माइनस। और जैसा कि मैंने पहले बताया था वो यानी दो केसेस से बना रहे हैं, क्योंकि या तो लाइन की ओरिएंटेशन ओपी सेंस में होगी या फिर पीओ सेंस। ओपी सेंस में लेंगे तो प्लस साइन ले लिया, पीओ सेंस में लेना है तो तीनों में माइनस ले लीजिए, दोनों वर्क करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। अच्छा, अभी भी थोड़ा फील थोड़ा सा कम आई, हमने रिलेशन निकाल लिया, सब कुछ बात कर ली, कुछ और बातें करते हैं डीसीज और डीआरस को लेकर। देखिए, तो जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है इसी को थोड़ा फील करते हैं। जैसे LMN किसी लाइन के डीसीज हैं, LMN किसी लाइन के डीसीज हैं, तो डीसीज में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 11 डीसीज है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2L 2M 2N, ये उसी लाइन के क्या बन जाएंगे? डीआरस। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5L 5M 5N, ये भी डीआरस बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे डीआरस? क्योंकि L का 5L से रेशियो, M का 5M से रेशियो, N का 5N से रेशियो, रेशियो में से क्या रहेगा? 1/5। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर डीसीज में मल्टीप्लाई कर दें तो वही नए जो टर्म्स आते हैं वही क्या बन जाते हैं? डीआरस, है ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, डीसीज को भी तो हम डीआर से बोल सकते हैं, यानी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम किससे मल्टीप्लाई, LMN में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो LMN क्या बन जाएंगे? डीआरस। तो डीआरस एक तरह से एक जनरल नेम है, पेरेंटल नेम है, यानी कोई भी 3 नंबर आपको ऐसे दिख रहे हैं आपको जो एंगल से हमने निकाले उसको हम डीआर से बोल ही सकते हैं। लेकिन डीसी हम तभी बोलेंगे जब उनका सम ऑफ स्क्वायर 1 बन रहा हो, यानी डीसीज को भी हम डीआरस बोल सकते हैं। तो LMN with the DCs of a line, then L lambda, M lambda, N lambda be the DRs of a line और lambda not equals to 0, यानी DCs में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही क्या बन जाएंगे? डीआरस। तो डीसीज तो यूनिक होते हैं लाइन के, लेकिन डीआरस इनफाइनेटली मेनी होते हैं। तो लैम्डा की चॉइस आपकी कुछ भी हो सकती है, लैम्डा 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, रूट 223 भी ले सकते हैं, रैंडमली कुछ भी लीजिए तो वो क्या बन जाएगा? डीआरस। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। Next heading,
जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते थे यार, दो पॉइंट को ज्वाइन करें लाइन का स्लोप, तो अगर ए का कोऑर्डिनेट x1/1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2/2 है, तो उसका स्लोप हम डिफाइन करते थे by2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ रिजल्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके डीआरस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट ए ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1/1 z1, दूसरा पॉइंट बी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x2/2 z2, है ना। अब मुझे इस लाइन के डीआरस निकालने हैं, तो डीआरस से पहले हम क्या निकालेंगे, डीसीज, क्योंकि डीसीज अगर हमने निकाल लिए तो हमने ये सीखा था डीसीज में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो डीआरस बन जाएंगे, और डीआरस हम इनफाइनाइट मैनर से लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डीसीज। अच्छा, अब ए बी का अगर मुझे डीसीज चाहिए तो मैंने डीसीज कैसे सिखाया था निकालना, कि किसी भी आपको लाइन के डीसीज निकाले तो उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लें, उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लें, और यूनिट वेक्टर में जो आईजेके के कोफिशिएंट है वही उस वेक्टर के क्या बन जाएंगे, डीसीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन द वेक्टर अलोंग ए बी, दैट इज द वेक्टर ए बी। x2 - x1 टाइम्स i कैप by2 - y1 टाइम्स j कैप प्लस z2 - z1 टाइम्स k कैप। ये ए बी वेक्टर डिफाइन कर लिया हमने, है ना। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग ऑल ए बी। ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर मतलब लेंथ से डिवाइड दे देंगे, ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर में बच्चों जो आईजेके के कोफिशिएंट है वही क्या हो जाते हैं, डीसीज। यानी ये पिक्चर में एल का रोल प्ले कर रहा है, ये एम का रोल प्ले कर रहा है, और ये एन का रोल प्ले कर रहा है। यानी हमने वेक्टर ए बी के डीसीज निकाल लिए। डीसीज क्या है, x2 - x1 अपॉन ए बी, y2 - y1 अपॉन ए बी, और z2 - z1 अपॉन ए बी। डीसीज निकाल लिए, डीआरस निकालना चाहते हैं। तो बच्चों डीसीज पता हो, डीआरस निकालना, तो क्या मैंने बोला था, डीसीज में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देयरफॉर अच्छा, मैंने बोला डीसीज में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया टर्म आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डीआरस। अब यार एक डाउट आपके माइंड में आ रहा, सर मल्टीप्लाई किससे करें, है ना। तो अपना डीआरस लिखने के पीछे इंटेंशन बच्चों बस ये था कि देखने में लुक थोड़ा प्लीजेंट हो, थोड़ा सोबर लुक हो, है ना। तो यहाँ पर डीसी से नीचे मेरे को ये जो ए बी दिख रहा है ये थोड़ा इरिटेटिंग टाइप का दिख रहा है, तो आप ए बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई 2ab से मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई √ab से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, 5 से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो डीआरस के इनफाइनाइट चॉइस होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, डीआरस आर प्रोपोर्शनल टू। डीआरस प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब या तो ये नंबर डीआरस है या फिर इन नंबर में कोई और फर्दर नंबर का मल्टीप्लाई करके भी डीआरस बनाए जा सकते हैं। तो मैं तो ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डीआरस क्या आएंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है बच्चों, तो ए का कोऑर्डिनेट अगर ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, तो ए बी के डीआरस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। देख रहे हैं कि आप लोग, ये कोऑर्डिनेट है, ये ए बी के डीआरस है, और ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, और ये ए बी के डीआरस हैं, ये ए बी के डीआरस हैं, ये ए बी वेक्टर है। देख कर रिलेट कर पा रहे हैं। यानी इट मींस दैट कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर के डीआरस चाहिए, तो वेक्टर के डीआरस चाहिए नहीं, उस वेक्टर में जो आईजेके के कोफिशिएंट होते हैं, किसी भी वेक्टर में जो आईजेके के कोफिशिएंट है वही उस वेक्टर के डीआरस होते हैं। किसी भी वेक्टर में जो आईजेके के कोफिशिएंट है वही उस वेक्टर के डीआरस होते हैं। लेकिन अगर यही वेक्टर ए बी यूनिट वेक्टर बन जाए, अगर यही वेक्टर ए बी यूनिट वेक्टर बन जाए, तो इन्हीं डीआरस का एक स्पेशल नेम हम दे सकते हैं, हम उनको डीसीज भी बोल सकते हैं, है ना। तो डीसीज को अगर मैं डीआरस बोल रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आई क्या, क्योंकि डीसीज भी एक तरह से डीआरस का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर में जो आईजेके के कोफिशिएंट है वो उस वेक्टर के डीआरस होते हैं, लेकिन अगर यही वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाए तो हम इसको डीसीज बोल सकते हैं। मूव करें बच्चों, तो एक बात यहाँ से ये भी समझ में आ गई कि अगर ये डीआरस और ये वेक्टर है, यानी अगर मेरे को बोला जाए किसी वेक्टर के डीआरस 2, 3, 4 के प्रोपोर्शनल है, तो वेक्टर क्या बन जाएगा, 2i
प्लस 3j प्लस 4, उसके अलॉन्ग वेक्टर लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4 के, यानी अगर वेक्टर ये है तो उस वेक्टर के डीआर्स होंगे 2, 3, 4 के प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं। if a line has DCs LMN, अगर एक लाइन के DCs LMN है, this will imply it is traveling along the vector Li प्लस mj प्लस nk। अगर किसी लाइन के DC से LMN है तो इट मीन्स दैट वो लाइन किस वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल करेगी, Li प्लस mj प्लस nk, इसके अलॉन्ग ट्रेवल करेगी। ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, मुझे इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। मैंने एलर्ट कर लिया, फर्स्ट लाइन के डीसीज हैं L1 M1 N1 और सेकंड लाइन के डीसीज हैं L2 M2 N2, ये सपोज कर लिया। अच्छा, फर्स्ट लाइन के डीसीज अगर L1 M1 N1 है तो ये लाइन सजेस्ट करती है इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर अगर अपन डिफाइन करें तो वेक्टर क्या होगा, L1i प्लस M1j प्लस M1, यानी ये लाइन जो है इस वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और सेकेंड लाइन के डीसीज L2 M2 N2, इट मीन्स दैट सेकेंड लाइन इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द वेक्टर L2i प्लस M2j प्लस N2k। ठीक है बच्चों। अच्छा, दो लाइन के बीच एंगल निकालना इक्विवेलेंट होता है उन दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना जिसके अलॉन्ग लाइन ट्रेवल कर रही है। मुझे इन दो लाइंस के बीच एंगल निकालना था, ये लाइन इसके पैरेलल ट्रेवल करती, दूसरी इसके पैरेलल ट्रेवल करती, तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, है ना। तो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। cos थीटा बच्चों क्या आएगा, दिस डॉट दिस अपॉन इसका मॉड, तो इसका इससे डॉट लेंगे तो ऐसा पढ़ा होगा यार, i डॉट i1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अच्छा, इसके मॉड की बात करेंगे तो ये डीसीज है L1 M1 N1, तो इनका सम ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, तो cos थीटा क्या आएगा, डायरेक्ट देख लो, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, वही जो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अगर इसको ए वेक्टर बोले, इसको बी वेक्टर, तो cos थीटा पढ़ते थे ना यार, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी दोनों 1 बन जाएगा क्योंकि ये सभी के डीसी का सम ऑफ स्क्वायर 1 होता है। तो आई थिंक आप कनेक्ट कर रहे होंगे बच्चों। ये फॉर्मूला आ गया दो लाइंस के बीच एंगल का फॉर्मूला। अच्छा, अब एंगल का फॉर्मूला आ गया, अब हम दो बातें करेंगे यार, जैसा हम लोग 2D में बातें करते थे, लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है और लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है। लेकिन एक काम पहले कर लेते हैं यार, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ डीसीज निकाला है, ये डीसीज के टर्म्स में फॉर्मूला निकाला है। इन केस अगर ये फॉर्मूला हमें डीआरस के टर्म्स में निकालना होता है, सपोज करो इसके डीआरस होते A1 B1 C1 और इसके डीआरस होते A2 B2 C2, अगर इसके डीआरस A1 B1 C1 तो ये लाइन के अलॉन्ग वेक्टर होता है A1i प्लस B1j प्लस C1 के, और सेकेंड लाइन के अलॉन्ग वेक्टर होता है A2i प्लस B2j प्लस C2 के। तो यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डीआरस।
dr के टर्म में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं तो अपन कंडीशन कैसे लिखेंगे और परपेंडिकुलर हैं तो कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने इस लाइन को L1 बोल दिया, इसको L2 बोल दिया। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो DCs का प्रोडक्ट 0, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये DCs का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और इन केस DRs की अगर बात करें तो DRs का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। थीटा को 90 पुट कर दिया, cos 90 0, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो DCs के टर्म में ये रिलेशन है। एंड DRs के टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं A1 A2 इन टर्म्स ऑफ DRs, ये 0 हो जाएगा। अगर L1 और L2 पैरेलल लाइंस हैं तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वो दो लाइन जिन वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं वो भी पैरेलल वेक्टर होंगे। पैरेलल वेक्टर मतलब कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने वेक्टर के सेकंड थर्ड लेक्चर में। इन टर्म्स ऑफ DC ये रिलेशन आ जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ DRs निकालना हो, DRs निकालना तो A1 by A2 इक्वल टू C1 by C2। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। Find the direction cosines of a line perpendicular to two lines whose DRs are whose DRs are 1 2 3 and -2 1 4। आपको एक लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन निकालने हैं जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, जिसके DRs ये और ये हैं, है ना। तो पहली लाइन के DRs अगर 1 2 3 हैं तो इस ये लाइन जिस वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है वो वेक्टर क्या होगा, I प्लस 2j प्लस 3k। जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर में जो ij k के कोफिशिएंट होते हैं उस वेक्टर के DRs होते हैं। तो DRs पता तो वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। और दूसरी लाइन के DRs ही हैं तो दूसरी लाइन जिस वेक्टर के लॉन्ग ट्रेवल करेगी दैट वेक्टर इज -2i प्लस j प्लस 4k। बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या? ठीक है। अब यार हमको जो लाइन निकालनी है
दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर। ऐसी लाइन चाहिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली लाइन किसके अलोंग ट्रेवल करेगी, ए क्रॉस बी, है ना। तो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to both the vectors a and b, a के भी perpendicular है, b के भी perpendicular, and hence it is traveling along the vector, and hence it is traveling and hence it is traveling along the vector a cross b। a के भी परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर है, तो किसके अलोंग ट्रेवल करेगी, a क्रॉस b के अलोंग। a क्रॉस b में जो i j k के कोफिशिएंट होंगे वही रिक्वायर्ड लाइन के drs हो जाएंगे। तो a क्रॉस b निकाल लेते हैं। i j k पहली लाइन के drs है 1 2 3 1 2 3, सेकेंड लाइन के drs है -2 1 4, I into 2 4 is 8, -3 -j into 4 plus 6 plus k 1 plus 4, तो drs क्या आएंगे 5i -10j plus 5k। तो a क्रॉस बी निकाले। अब a क्रॉस बी में जो i j k के कोफिशिएंट है वही रिक्वायर्ड लाइन की क्या बन जाएंगे, drs। Therefore drs proportional to 5 - 10 5, है ना। तो drs अपने ये आ रहा है 5 - 10 5। अच्छा, drs प्रोपोर्शनल है इन नंबर से, मेरे को दिख रहा है सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, तो अगर ये नंबर drs है तो 5 से डिवाइड देके जो नए नंबर्स आएंगे वो भी drs होंगे। तो कंफर्टेबल ये रहेगा कि हम 5 से डिवाइड दे दें तो 1, लेकिन ये आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं कि आप ये आंसर छोड़ देंगे गलत है, सारे सही है। drs तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी सही है वो भी सही, लेकिन चॉइस अपनी ये रहती है कुछ इस तरह की। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइंस lmn the direction cosine lmn of two lines are connected by the relations L plus m plus n, L plus m plus n equals to 0 and 2lm plus 2ln minus mn equals to 0, 2lm plus 2ln minus mn equals to 0, find them and the angle between them।
ठीक है, तो देखिए आपको एक सिस्टम गिवन है, एलएमएन को यूज करते दो इक्वेशंस गिवन है और आपसे बोला गया इस सिस्टम को सॉल्व करने से एलएमएन में जो दो चॉइसेस आएंगी वो दो चॉइसेस एक्चुअली दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, इस सिस्टम को सॉल्व करिए, सॉल्व दिस सिस्टम। और यहाँ पर एक हिडन कंडीशन और है, दो कंडीशन तो ये, एक तीसरी कंडीशन जो आपको हमेशा पता होती है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वो तीन कंडीशंस की हेल्प से आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है और जो सोल्यूशन आएगा वो दो लाइन के डीसीज होंगे और फिर आपको उनके बीच का एंगल भी निकालना है। चलिए बात करते हैं यार अब इस सिस्टम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो ऐसे शीट में भी एक दो प्रॉब्लम मिलेंगी, जितनी भी प्रॉब्लम है सोर्सेस में डिफरेंट सोर्सेस मिलेंगे, सभी का एक ही मेथड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, इन दोनों सिस्टम से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देते हैं, है ना। एलिमिनेशन कैसे होगा, जैसे इस n को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाल ली और फर्स्ट से निकाल कर इसको उठा के सेकेंड में यूज कर लिया, यूज इन सेकेंड, यहाँ भी पुट कर दीजिए यहाँ भी पुट कर दीजिए, है ना। किसी भी वेरिएबल को इलिमिनेट कर दीजिए जिससे दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ आ जाए, जिससे फैक्टर होके कंपोनेंट बन जाए और हर एक कंपोनेंट को हम सॉल्व कर लें। तो n को उठा के पुट कर दिया, 2lm माइनस 2l इंटू l प्लस m इंटू l प्लस m, है ना। 2lm माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस lm, 2lm से 2lm कैंसिल हो गया, है ना। इसको m एक क्वाड्रेटिक की तरह डील करो यार, है ना। और 2 1 जा 2 फैक्टर मुझे दिख ही रहे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड कुछ इस तरह का बन जाएगा। इन दोनों से m कॉमन ले लीजिए, m प्लस 2l, कुछ इस तरह का सीन बन गया। This can be written as m minus l into m plus 2l। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दो कंपोनेंट अपने पास आ गए और अब अपन हर पॉसिबिलिटी पर वर्क करेंगे। इफ m minus l equals to 0, this implies l equals to m। अच्छा, इसको 1 बोला तो इसको 2, इसको 3 बोल दिया। अगर ये जो रिजल्ट निकाला है इसको 3 में यूज कर लेते हैं, therefore 3 इम्प्लाई, l को m पुट कर दो, तो l को m पुट करेंगे तो l कितना, n कितना आएगा माइनस 2m, है ना। अब इन दो रिलेशंस को देखिए, इन दोनों की हेल्प, इंटरसेक्शन मतलब दोनों की हेल्प ले रहे हैं। What is the value of m from first equation, n, and what is the value of m from the second equation, n upon minus 2। ये रिजल्ट आया। फर्दर इसको लिखना चाहिए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, l के नीचे 1, l के नीचे 1, m के नीचे 1, n के नीचे माइनस 2। और एक बात समझ में, तो ये जो तीन नंबर 1 1 माइनस 2 है, ये तीन ऐसे नंबर है जिनका l m n के साथ रेशियो सेम है। तो इन तीन नंबर का एलिमेंट से रेशियो सेम है, तो ये तीन नंबर किसका रोल प्ले करेंगे, डीआरस का, डायरेक्शन रेशियोस। तो पहली लाइन के डीआरस हो जाएंगे 1 1 माइनस 2, लेकिन मुझे डीआरस नहीं, मेरे को डीसीज निकालना है। तो डीआरस पता हो, डीसीज निकालना, तो बस क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, तो मॉडल से डिवाइड दे देंगे 2 2 4 5 6, देयरफॉर डीसीज। अच्छा, डीसी में प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं लगाते, डीसीज तो यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो डीसीज क्या आएंगे, 1/√6 1/√6 माइनस 2/√6, ये डीसीज आ जाएंगे लाइन के, पहली लाइन के, ठीक है ना। ये हमने जब फर्स्ट चॉइस ली तो ये पहली लाइन के डीसीज आ गए। अगर हम सेकंड चॉइस लेते, सेकंड कंपोनेंट को जीरो करते, इफ m plus 2l equals to 0, दैट इज m की वैल्यू माइनस 2l आ गई।
अब यही m उठा के थर्ड इक्वेशन पुट कर देते हैं, m और l में रिलेशन आ गया, यहाँ से n और l में आ जाएगा, m को -12 पुट कर दो, -12 प्लस l, माइनस l और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये m उठा के यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। अब इन दो रिलेशन को देखिए, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से l की वैल्यू निकाल लीजिए, द वैल्यू ऑफ l फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन -m/2 एंड द वैल्यू ऑफ l फ्रॉम द सेकेंड रिलेशन इज n। अच्छा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मैं लिख ही सकता हूँ, उसी पैटर्न लिख दिया, l/1 m/-2 n/1। तो फिर से यार ये तीन वो नंबर है जिनका DC के साथ रेशियो सेम है, DC के साथ रेशियो सेम है, तो ये सेकंड लाइन के DRs मिल जाएंगे यहाँ से, DRs नहीं DC चाहिए, DCs क्या आएंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड 1/√6 -2/√6 1/√6। तो ये फर्स्ट लाइन के DCs आए थे, ये सेकंड लाइन के DCs आ गए, ठीक है ना। अब यार इनके बीच अगर एंगल निकालना हो तो एंगल बिटवीन द लाइंस रब कर रहा हूं मैं, एंगल कैसे निकाल, cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ते थे, L1L2 प्लस M1M2 प्लस MN2। ये पहली लाइन के DCs हैं, ये दूसरी लाइन के DCs है, cos थीटा वाला फॉर्मूला L1L2 प्लस M1M2 -2/6 -2/6 that comes out to be -3/6, that is -1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, लाइंस के बीच का एंगल 2π/3, ठीक है ना बच्चों। तो अच्छा, इनकेस अगर ये क्वेश्चन मोर देन 1 में हो और आपसे पूछा जाए लाइन के बीच का क्या एंगल होगा, तो ऑब्वियसली बात, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है ना। और यहाँ पर लाइन की में कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन तो है नहीं, तो डीसी हम ये वाले भी ले सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, तो नहीं, अगर किसी एक भी लाइन का सेंस अगर चेंज कर देंगे तो एक दूसरा आंसर भी आ जाएगा π/3। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट है तो आपकी प्रेफरेंस किस पर रहेगी, 2π/3 पर रहेगी। आ रही है बात समझ में। मोर देन 1 है, दोनों आंसर अवेलेबल हैं, तो फिर आप दोनों को टिक करेंगे, 2π/3 एंड π/3। ठीक है बच्चों, चलिए तो बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग होमवर्क अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज हो रही है वो आगे तक की यूज हो रही है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क की बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आप लोग एक नेक्स्ट टर्न में थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करके बैठिएगा, इससे नेक्स्ट टर्न में थोड़ा सा क्लास अच्छे से और अच्छे से चले।